नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बाद अब वफाक का रिकॉर्ड खंगालेगी योगी सरकार। 35 साल पुरानी सरकारी आदेश निरस्त। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर हलचल तेज। दावेदारी के अटकलों के बीच आज सोनिया गांधी से मिलेंगे अशोक गहलोत। मुस्लिम बुद्धिजीवी ने मोहन भागवत से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। संबित पात्रा ने भारत जोड़ो यात्रा की फोटो ट्वीट कर कसा तंज। कांग्रेस नेताओं ने किया पलटवार। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने 13वें दिन 21 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद अब यूपी की योगी सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया है। सरकार और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बाद अब वफक संपत्तियों के रिकॉर्ड खंगालेगी और 7 अप्रैल 1989 के शानदार को योगी सरकार ने निरस्त कर दिया है। बता दें कि अब 7 अप्रैल 1989 के बाद दर्ज वफक प्रकरणों का पुनर्परीक्षण करने का नया आदेश जारी किया गया है। पुनर्परीक्षण के बाद विहित प्रक्रिया के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें 1989 के शासन दिशा निर्देश के तहत सामान्य संपत्ति, बंजर, उसर, भीटा इत्यादि को रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिए जाने की शिकायत के मद्देनजर परीक्षण का आदेश जारी हुआ है। समस्त डीएम को पुनर्परीक्षण करने के लिए शानदार और दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि समय समय पर वफक की तमाम संपत्तियों पर अवैध कब्जे होने की शिकायतें भी आती रहती हैं। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर देवबंद में मदरसों के प्रमुखों के सम्मेलन में जमीयत ए उलमे ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सर्वे करना सरकार का हक है और वो ठीक भी है। मौलाना ने इस बयान पर इमाम काउंसिलिंग के अध्यक्ष मौलाना भड़के और कहा ऐसी संस्थाएं मुसलमानों के बीच रास्ते में छोड़ना चाहती हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच अब पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई है। अक्टूबर में होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले कई नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें एक अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। इन तमाम दावेदारों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि गहलोत ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। इसी बीच अशोक गहलोत आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में होने वाला है और लेकिन सियासी हलचल राजस्थान में तेज हो गई है। बता दें इसी सियासी हलचल को देखते हुए ये सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत भी मैदान में उतरेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत 26 सितंबर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं और कल देर रात गहलोत अपने विधायकों के साथ अहम बैठक की। बता दें कि बैठक के बाद अब आज दिल्ली आने का कार्यक्रम है और दिल्ली में आकर वो सोनिया गांधी से मुलाकात कर देंगे और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अध्यक्ष पद की उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पूर्व मुख्य चुनाव एसवाई कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग समेत मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने देश में सांप्रदायिक को मजबूत करने की योजना तैयार की है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमरुद्दीन शाह और पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और परोपकारी सैयद देश रवीनी भी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अस्थायी कार्यालय उदासीन आश्रम में बंद कमरे में हुई बैठक में मौजूद थे। सूत्रों ने कहा कि 2 घंटे तक चली बैठक के दौरान सांप्रदायिक को मजबूत बनाने और अंतर सामुदायिक संबंधों में सुधार पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में मौजूद सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि भागवत और बुद्धिजीवियों के समूह दोनों ने सहमति व्यक्त की है और समुदाय के बीच सांप्रदायिक और सुलह को मजबूत किया और बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों ने सांप्रदायिक और समुदायों के बीच मतभेदों के दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इससे पहले आगे बढ़ने के लिए एक योजना तैयार की गई। सूत्रों ने कहा कि देश के समग्र कल्याण के लिए गांधीवादी और दृष्टिकोण का पालन करने की भी चर्चा हुई। सितंबर 2019 में मोहन भागवत ने जमीयत उलमे के प्रमुख मौलाना से आरएसएस कार्यालय में मुलाकात की थी।
कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर भारत जोड़ो यात्रा की एक फोटो को ट्वीट करने को लेकर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने भारत जोड़ो यात्रा की जो फोटो ट्वीट की है उसमें राहुल गांधी एक बच्चे का हाथ पकड़कर चल फोटो को ट्वीट करते हुए संबित पात्रा ने लिखा कि जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। संबित पात्रा ने इस ट्वीट को लेकर कई कांग्रेस नेता भड़क गए और जोरदार हमला बोल दिया। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि क्या बीजेपी प्रवक्ता इससे ज्यादा नीचे भी जा सकते हैं क्या, सबसे बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया अपने ट्वीट के जरिए। बता दें वो एक छोटी बच्ची और किसी भी वोट बैंक का हिस्सा बनाने के लिए बहुत छोटी है, कृपया उसे अपनी छोटी सी सोच से दूर रखें। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो एक बच्चे के प्रति एक साधारण अच्छा व्यवहार है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने ट्वीट किया है कि एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा जा रहा। यात्रा में अपार जनसमूह देखकर बौखलाकर एक बात है कि नफरत में इस तरह का अंधा होना। और कांग्रेस के महासचिव विजयराम रमेश ने सुप्रिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए किया कि ये उससे भी बदतर है। ये तमाम ट्वीट सामने आ रहे हैं इसको लेकर। जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है और कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने इसको लेकर भी ट्वीट किया है। भारत जोड़ो और भारत तोड़ने वाला मिल गया और जो कपड़े तक में आपस में लड़ाई करा देते हैं। तो सीधे तौर पर ये तमाम ट्वीट सामने आ रहे हैं इसको लेकर संबित पात्रा पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। मंगलवार को 13वें दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुबह चरतला से अपनी पद यात्रा शुरू की और 21 किलोमीटर पैदल चले। मंगलवार की यात्रा सेंट माइक कॉलेज से रामबूटन का पौधा लगाकर शुरू हुई। बता दें कि कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उसमें अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस ने अब तक 283 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है। यात्रा में शामिल लोग कुल 21 किलोमीटर पैदल चले और वो आज रात को मधवाना में अपना केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिशियन और ऑसन स्टडीज के मैदान में अपना कैंप लगाएंगे और अगले 2 दिन की यात्रा कोच्चि जिले में होगी। बता दें कि अगले दिन राहुल गांधी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यात्रा के दौरान केरल के अरूर जंक्शन पर लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नफरत फैलाने वालों को दुनिया याद नहीं रखती, लेकिन इंसानियत और प्यार सिखाने वालों को हमेशा याद रखा जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन और पवन खेड़ा, केरल विधानसभा के विपक्ष के नेता वीडी सतीश और पार्टी के तमाम नेता समेत नेताओं ने सुबह में गांधी के साथ यात्रा की और गांधी की झलक पाने के लिए मार्ग के किनारे बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाओं और बच्चों का इंतजार करते देखा गया। तो इस यात्रा को नेताओं में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। बता दें कि गांधी ने यात्रा के दौरान कई स्थानों पर रुक रुक कर लोगों से मुलाकात भी की। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हेलो, पुलिस पुलिस कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में। आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी। Yeah, sure.
आइए सर, आप ही आइए। रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। इस सुरक्षा को भारत सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के माध्यम से स्थापित किया है। इस गुड स्मार्टन लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिट याचिका 235/2012 सेफ लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत सरकार ने अपने आदेश द्वारा मान्यता दी है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि सियासी गलियार में कुछ दिशा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को खुद इस सवाल का जवाब दिया कि उनके मन में क्या है। नीतीश कुमार ने इन सारी बातों को खारिज करते हुए कहा कि मुझे जब पता चला तो ये बड़ा ही हास्यास्पद रहा। और सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी बस एक ही बात रही है और यही रुचि है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा दलों को एकजुट किया जाए। अगर ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तभी 2024 में हमें सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, अपने लिए जरा भी नहीं। जी आपको बता दें सीएम नीतीश की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं और साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको इन लोगों को आगे बढ़ाना है, अपने लिए नहीं, हमको सभी लोगों के लिए और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। सीएम ने आगे कहा कि हम साथ जोड़कर कहना चाहते हैं कि कौन क्या बोलता है, लेकिन आदमी हैं, हमारे समर्थक हैं और वो बोल देते हैं। हमारी अपनी कोई भी चॉइस नहीं है, सारा चॉइस देश के लिए है और पूरे देश में विकास का और काम होना है। बीजेपी की ओर से निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि इन लोगों को जो हालात हैं वो देश में टकराव पैदा करने और अपने लिए रास्ता बनाने वाले हैं। तो सीएम नीतीश ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए तमाम बातें कही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को मारने की धमकी मिली है। पत्र के अनुसार उन्हें यह धमकी तृणमूल कांग्रेस के नेता के नाम पर मिली है और मंगलवार को खुद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसका वीडियो भी पोस्ट किया है। दरअसल ये पत्र पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले से स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिला है। तो सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले दिनों मुझे एक धमकी भरा पत्र मिला है बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले से और जिसमें मेरी हत्या करने की धमकी दी गई है और जिस पत्र में ये कहा गया है कि मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि मैं टीएमसी का नेता हूं, मुझे देश की अगली प्रधानमंत्री बनेगी। आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पालतू कुत्ते हैं और नीतीश कुमार ममता बनर्जी जिंदाबाद, आपकी हदी जाएगी। और पत्र लिखने वाले ने अपना नाम बाकायदा चंपा सोम ब्रैकेट में सोमा और अपना मोबाइल नंबर भी दिया है 7501200019 और ये पत्र मेरा जो निजी आवास है उस पते पर यह पत्र प्राप्त हुआ है और ये पत्र की ये प्रति है जो धमकी भरा पत्र मुझे मिला है। और आज इस पत्र को मैंने पटना की सीनियर एसपी को व्हाट्सएप कर दिया, उनसे फ़ोन पर भी बातचीत हुई है और मैंने कहा कि इस पूरे मामले की और तहकीकात की जाए। और पत्र भेजने वाले की इतनी हिम्मत है कि उसने बाकायदा अपना मोबाइल नंबर और स्पीड पोस्ट और जिस पते से पत्र आया है वो सारा पता भी दिया है। तो इसलिए केवल अग्रसर कार्रवाई के लिए मैंने पटना के सीनियर एसपी को सूचित कर दिया है और उनके सारी चीज़ें व्हाट्सएप के माध्यम। तो देखा आपने किस तरह सुशील कुमार मोदी की तरफ से तमाम बातें सामने आई। तो रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को दावा किया कि आम आदमी पार्टी नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने वापस ले ली गई नई आबकारी नीति के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक करीबी को शराब का ठेका दिया। केजरीवाल पर ताजा हमला करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पार्टी मुख्यालय में करमजीत सिंह लांबा के नाम एक व्यक्ति की केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज के साथ तस्वीरें दिखाई और कहा कि वो शराब वितरण का ठेका हासिल करने वाली कंपनी और में न सिर्फ साझेदार थे बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर स्थानीय निकास का चुनाव भी लड़ा था। गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तस्वीर है, ये देखिए एक और तस्वीर। ये तस्वीर क्या कहती है? सौरभ भारद्वाज विधायक ग्रेटर कैलाश, इनके भी बड़े करीबी हैं
और बताया जाता है बहुत से रुपया इनका भी इसी में लगा है। ये चुनाव लड़ते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है, के.एस. लांबा विधानसभा अध्यक्ष, यही के.एस. लांबा है जो पार्टनर है यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर में, जिनको लाइसेंस दिया है। एक तस्वीर नहीं, आपको मैंने पहली तस्वीर अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई, दूसरी में दिखाया कि वो प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी के, और सौरभ भारद्वाज जो एमएलए हैं उनके भी बड़े नजदीकी हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये एक और तस्वीर देखिए। अब इस तस्वीर में गजब यह है, विधायक सौरभ भारद्वाज उनका हाथ पकड़े हुए हैं। ये हमारे के.एस. लांबा उनका हाथ पकड़े हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, पीछे से जोर मैं लगा रहा हूं, चिंता नहीं करना, अरविंद केजरीवाल को मोटी रकम देनी है, हम सब मिलकर लूटेंगे। किसी विधायक के साथ इतनी नजदीकियां चिंताजनक है, परेशान करने वाली है, व्यथित करती हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि कुतुब मीनार परिसर से जुड़े कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद की एक अर्जी को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 19 अक्टूबर से कोर्ट आगे सुनवाई शुरू करेगी कि क्या पूजा अर्चना का अधिकार मांगने वाले हिंदू पक्षकारों की अर्जी सुनवाई लायक है या नहीं। महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कुतुब मीनार की जमीन को पारिवारिक जमीन बताया है। उन्होंने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी और इससे पहले महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह के वकील 24 अगस्त को हुई सुनवाई में अदालत नहीं पहुंचे थे। महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह का दावा है कि आगरा से मेरठ तक की जमीन पुश्तैनी है, इसलिए कुतुब मीनार के आसपास की जमीन पर निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया याचिकाओं का विरोध कर रहा है। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। वर्तमान में कुतुब मीनार परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और एएसआई का सवाल है कि पिछले 150 साल से कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद ने कुछ क्यों नहीं कहा। तो ये याचिका आज खारिज कर दी गई है और बाकी की याचिकाओं पर आगे सुनवाई जारी होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहां भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पूरी तरह अध्ययन के बाद राज्य में कर्मचारियों के लिए ओपीएस को दोबारा लागू करने का फैसला मानवीय अधिकार पर लिया। और बता दें कि गहलोत ने मंगलवार को कहा कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू किए जाने से उनमें भविष्य के प्रति सुरक्षा और अनिश्चितता का भाव आ गया और पूरे देश में सबसे पहले राजस्थान में हमारी सरकार ने कर्मचारी हित में मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना बहाल की। इसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकार ने भी इससे पहले बहाल करने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर वहां के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और इन राज्यों में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता
एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। बल्कि आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन 2 गांवों को उन्होंने गोद लिया है, वहां के लोगों को पुलिस को रिश्वत देने के लिए अपनी बेटियों को बेचने के लिए मजबूर किया गया। उनके भाषण का एक वीडियो मंगलवार को वायरल हो रहा है। धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर यह वायरल भी होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार पर सवाल उठाया है और प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। जिस बस्ती को मैंने गोद लिया, उनके पास न पढ़ने का साधन है, न कुछ उनके माता पिता के पास कमाने का साधन है। मैंने उनको गोद लिया। और एक बात और बताऊं कि उन बच्चियों को, उनके यहाँ जो 5 साल की, 6 साल की, 4 साल की बच्चियां हैं, अगर वो लोग व्यापार करते हैं कि शराब बनाते हैं और शराब बेचते हैं। कच्ची शराब जो बनती है पट्टियों पे, वो बनाते हैं और बेचते हैं। उन्हें कभी कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो उन्हें छुड़वाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। उन बच्चियों को वो बेच देते हैं और उससे अपने लोगों को छुड़वाते हैं। इतनी बुरी हालत है वहां कि खाने पीने को भी नहीं है, कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को मंगलवार को एक बार फिर से तबियत बिगड़ने पर एम्स ले जाया गया। उन्हें सोमवार को ही चेस्ट पेन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक होने के बाद वो वापस आ गए थे और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी के अतिरिक्त आयुक्त पुलिस मधुर वर्मा ने बताया कि डॉक्टर अभी उन्हें देख रहे हैं। अभी ये नहीं पता कि उन्हें भर्ती कराना था या एसीबी के साथ वापस ले जाना पड़ेगा। बता दें कि आप एमएलए अमानतुल्लाह खान रिमांड बुधवार को खत्म हो रही है और उन्हें अदालत में भी कल यानी बुधवार को ही पेश करना है। विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्हें वक्फ बोर्ड अध्यक्ष रहने के दौरान अवैध रूप से बोर्ड की संपत्तियों को किराए पर दिए गए थे और साथ ही वक्फ बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। बता दें कि एसीबी के 4 जगहों पर छापेमारी के दौरान 24 लाख रुपए भी मिले थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया था, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर घेरे में आए थे और इसको लेकर आए दिन बीजेपी और आप नेता एक दूसरे पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का तो यहां तक कहना था कि उन्होंने बीजेपी ने ऑफर देते हुए कि केस वापस लेंगे। साथ ही ये भी हमारे विधायकों को बीजेपी 20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है। तो सीधे तौर पर ये बयान सामने आए थे इसको लेकर। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को राजस्थान दौरे पर आए और जयपुर पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्रा और पर्यटन मंत्री शकुंतला रावत ने उनकी अगवानी कर स्वागत किया। राजस्थान विधानसभा पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और उपराष्ट्रपति धनखड़ विधानसभा में आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम और उपराष्ट्रपति के बीच हुआ संवाद सूबे की सुर्खियां बन गया और अभिनंदन समारोह में सीएम अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में गवर्नर रहते हुए आपका और ममता बनर्जी का 3 साल का कार्यकाल चर्चा में रहा, लेकिन जब आप उपराष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी बने तो आपने ऐसा क्या जादू किया कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आपका समर्थन किया, क्योंकि मुझसे बड़ा जादूगर तो और कोई नहीं। तो ये तमाम बातें गहलोत की तरफ से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि गहलोत ने तंज कसा और पूरे देश को आश्चर्य है कि कल तक तो आप रोज प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे और कोई कमी नहीं रखते थे, तो क्या कारण रहा और कौन सा ऐसा जादू कर दिया कि ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो एब्सेंट रहेंगे। सीधे तौर पर वो तंज कसते हुए नजर आए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने जैकलिन फर्नांडिस की डिजाइनर लिपाक्षी को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी केस में गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। आरोप है कि सुकेश ने जैकलिन की ड्रेस के लिए लिपाक्षी के लाखों रुपए थे और सोमवार को भी ईओडब्ल्यू ने लिपाक्षी को पूछने के लिए बुलाया था, लेकिन वो बीमार होने की वजह से नहीं पहुंच पाई थी। सोमवार को
एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से भी सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 घंटे तक पूछताछ चली थी। पहले 14 सितंबर यानी बुधवार को भी जैकलिन से 8 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। जैकलिन से हुई पूछताछ में उनके साथ पिंकी ईरानी भी मौजूद थी। पिंकी पर आरोप है कि उन्होंने ही सुकेश से जैकलिन का परिचय करवाया था। बॉलीवुड अभिनेत्री और नौरा फतेही से भी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ ठगी मामले में पूछताछ की जा चुकी है। बता दें कि नौरा से पूछताछ के बाद आर्थिक अपराध शाखा के विशेष सुपरविंद्र यादव ने बताया कि जो गाड़ी उन्हें दी गई थी वो उनके कजन के पति को मिली थी। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश का दौर रुका हुआ है। बता दें कि लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के भीतर 10 जिलों में 115 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर, पन्ना, सतना, जबलपुर, मंडली, बालाघाट, छतरपुर, सिवनी, कटनी और भिंड जिले में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त शहडोल और जबलपुर संभाग के कई जिलों में बौछार गिरने की संभावना जताई जा रही है। इसके अतिरिक्त नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन, रीवा, सागर, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग में कहीं कहीं भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya.com पर जाकर आप खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।